नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरी चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा की पूरी कहानी लेकर आई हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि कहानी में कई बड़ी ट्विस्ट है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दिखाए जाते हैं एक भीड़ भाड़ वाला बाजार में एक आंटी हाथ में एक बड़ा सा बैनर और क्यूआर कोड का बोर्ड लेकर चिल्ला रही होती है। आसपास के लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं और वो आंटी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर पूरा मोहल्ले वालों को बताते हैं, अरे आओ शहर वाले लोग, बहनों लोग और मेरी होने वाली बहुओं लोग, इधर आओ, जरा नज़र तो डालो मेरे बेटे के ऊपर। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाले है। मतलब वो आंटी अपना बेटा सियान के लिए खुलेआम रिश्ता ढूंढ रहे थे बाजार पर और वो चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे की खूबियाँ भी बता रही होती है कि वो कोई आम लड़का नहीं है बल्कि एक असली और प्यारा सा सीईओ है, क्यूट सा। और उनका ऐसे में वो क्यूट नहीं है, वो हॉट भी है, उसका सिक्स पैक भी है, पतला कमर भी है, तलवार जैसी तीखी नजरें भी है, चमकीली आंखें भी है, ऊंची नाक भी है और सुपर मॉडल के जैसे चौड़े कंधे और लंबी लंबी टांगे भी है। और वो आंटी कहती है, उसके बाहर की देर मत करो शहर वाले लोग और मेरे होने वाले बहुओं लड़की लोग, बस ये क्यूआर कोड स्कैन करो और ट्रायल मैरिज के लिए अप्लाई करो और साथ में एक बड़ा लग्जरी एक कार मुफ्त में पाओ, वो भी फ्री में। उसके बाद लोग ना आंटी को ना घेर लेते, वहाँ पर कुछ लड़कियाँ और महिलाओं एकदम एक्साइटमेंट में ना बात सुन रही होती है और वो आंटी अपनी सर्विस के बारे में समझाती है, अपने बेटे के शादी का सर्विस के बारे में। और तब भी वहाँ पर आंटी कहती है कि घर पर नौकर चाकर बटलर बॉडीगार्ड्स एकदम 24 आवर्स के लिए है, कुछ चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर खाना बनाने के बाद, खाना खिलाने के बाद तब तो मैं अपना बहू को खुद खाना खिलाऊंगी, वो खुद बहू के लिए सूप भी बनाएगी। तब भी ना वहाँ पर आंटी एक बहुत बड़ा सा एक शर्त रखती है जो सबने सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग में सुनी हुई थी। अगर आप इस ट्रायल मैरिज में संतुष्ट नहीं हैं तो 7 दिनों के भीतर बिना किसी कारण के दूल्हा वापस भी कर सकते हैं, मतलब 7 डे रिटर्न पॉलिसी विदाउट एनी रीज़न। और तभी ना एक शादीशुदा महिला वहाँ आ जाती है आंटी के पास। तभी आंटी कहने लगते हैं, अरे मैडम, हमारे छोटे मालिक को देखो, एक बार ट्राई तो करो। तभी वो महिला कहती है, सॉरी मैं तो शादीशुदा हूँ। तभी ना आंटी तुरंत एकदम पलट कर कहने लगती है, कोई बात नहीं, दूसरी शादी के लिए हमारे छोटे मालिक के नाम पर एक बार विचार कर सकती हो, हमारे फैमिली में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस शादी कर लो। तब भी ना लोगों को शौक भी हो जाते हैं कि इतना करोड़ों का ऑफर। मोहल्ले के लोग आपस में खुशफुश करने लगते हैं। एक आदमी और औरत दूर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि अगर लड़का इतना अमीर, हैंडसम और सीईओ है एक कंपनी का, तो उसकी माँ सड़क पर इस तरह से एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं अपना बेटा का शादी देने के लिए। दाल में तो कुछ काला है, इतनी अच्छी कंडीशन होने के बाद भी सड़क पर दूल्हा बेच रहे हैं, पक्का लड़के में कोई तो छुपी हुई बीमारी होगी। तभी ना वो आंटी ना ये बात सुन लेती है। वो चिल्ला के कहती है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा सोचना भी मत, ये देखो बैनर के पीछे। तभी ना वो आंटी ना गर्व से बैनर को पलटती है जहाँ लड़के की एक बहुत बड़ी मेडिकल एग्जामिनिंग रिपोर्ट होते हैं एकदम छुपी हुई। माँ चिल्लाकर सबको सबूत दिखाते हैं कि मेरा बेटा एकदम फिट और तंदुरुस्त है, उसका कोई भी बीमारी नहीं है, वो एकदम फिट एंड फाइन है। जब लोग पूछते हैं कि फिर ये सब नाटक क्यों, तब भी ना वो आंटी कहते हैं और बड़ा खुलासा करती है कि वो कहती है, मुझे बस अपने बेटे के लिए एक वारिस चाहिए, जो भी लड़की मेरे बेटे से शादी करके बच्चा पैदा करेगी उसे मैं बहुत बड़ी रकम एकदम इनाम दूंगी, इतनी बड़ी रकम दूंगी ताकि वो पूरा लाइफ टाइम उसका 7 पुस्तक तक उसका वो इनाम ख़त्म ही नहीं होंगे। मतलब इतना बड़ा मनी का ऑफर कर रहे हैं वो आंटी अपना बेटा का शादी करवाने के लिए। और तब भी ना पूरी भीड़ में एकदम सन्नाटा छा जाती है यही सब बात सुनने के बाद। और फिर अचानक हर कोई अपना फ़ोन नंबर निकाल कर क्यूआर कोड स्कैन
स्कैन करने लगते हैं, टूट पड़ते हैं एकदम स्कैनर पर। लड़कियां, आंटीज लोग, यहाँ तक कि लोग अपने रिश्तेदार के लिए भी लाइन लगा लेते हैं। ये कहानी एक ऐसी अमीर और हैंडसम सीईओ की है जिसकी माँ पोता पाने के लिए कि पोता और पोती पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। उनसे शादी को एक ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स बना दिया है जहाँ 7 दिन की रिटर्न गारंटी भी है, बम्पर क्रैश प्राइस भी है और एक परफेक्ट पति भी है। अब देखना ये है कि इस 7 दिन के ट्रायल में कौन सी लड़की टिक पाती है, ठीक ना दोस्तों। और तब भी ना हम लोग का इस मूवी का ना हीरो आ जाते हैं मिस्टर सियान, मतलब वो जो जिसके लिए एडवर्टाइज हो रहे होते हैं, वो आके ना अपने माँ के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं। तब भी ना आंटी कहने लगते हैं कि भले बाज़ार में मेडिकल रिपोर्ट दिखाई दी, लेकिन सच ये है कि सिया को एक बहुत ही गंभीर और अजीब बीमारी होते हैं। सिया जैसे ही किसी महिला के संपर्क में आते हैं ना, उन महिलाओं को भयानक एलर्जी होने लगती है, शरीर पर तेज खुजली होने लगती है। हालांकि ये एलर्जी 10 मिनट के बाद गायब भी हो जाते हैं, लेकिन इस वजह से कोई भी औरत उसके पास नहीं टिकती है। सिया हताश होकर कहते हैं कि देखा आपने, मेरी किस्मत में अकेले मरना ही लिखा है। मतलब एक औरत को टच करने के बाद ऐसे फिर कहने लगते हैं। तभी वो कहते हैं मेरे इस अजीब कंडीशन की वजह से मैं औरतों से मिल तक नहीं सकता, तो बच्चा पैदा करना तो बहुत दूर दूर की बात है। ये वो याद दिलाते हैं कि पिछले बार जब उसने एक महिला को छुआ था तो वो बेचारी सीधा इमरजेंसी रूम तक पहुंच गई थी हॉस्पिटल पर। तभी माँ अपना सर पकड़ के रोने लगती है, वो भगवान को कोसती है। माँ रोती हुई कहती है, हे भगवान, मुझे पोता चाहिए। तुम हमारे खानदान की रीढ़, हमारे वंश ये कैसा ख़त्म हो सकते हैं यहाँ पर ही क्या, इस निकम्मा मेरे बेटे के ऊपर। तभी अचानक घर के बाहर बैकग्राउंड से एक बहुत प्यारी मासूम सी बच्चे की आवाज़ आते है। वो आवाज़ कहती है दादी दादी, ग्रैंडमदर ग्रैंडमदर। तभी ना वो आंटी ना चौंक जाती है। तभी कहती है मुझे किसी बच्चे की प्यारी सी आवाज़ ना वो मुझे सुनाई दे रहे हैं, वो मुझे दादी दादी बोल के बुला रहे हैं। तभी हम लोगों का हीरो सिया चक्कर खाते हैं और कहते हैं माँ आपको मत हेल्यूकेशन हो रहे हैं, आपको वहम हो चुका है बहुत ख़तरनाक वाला। खाली पोता पोता सोच सोच के मेरा कोई बच्चा कैसे हो सकता है, मैं तो लड़की के पास तक भी नहीं जा सकता, दूर दूर तक। तभी ना सीन शिफ्ट होते हैं एक अस्पताल या किसी छोटे कमरे में। यहाँ एक गरीब लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की है जो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके पास एक छोटा बच्चा या वो अपने पेट पे पल रहे बच्चे को प्यार से संबोधित कर रही होती है। लड़की का परिवार, डॉक्टर उस पर चिल्ला रहे होते हैं, आखिर वो कौन लड़का है जिसके साथ तुमने सोई थी, तुम अभी तक नाम क्यों नहीं बता रही हो। वैसे भी इस नाजायज बच्चे को अब अवॉइड करना ही पड़ेगा, रख के तुम क्या करोगी। लड़की रोती है और रोती हुई कहती है आखिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन था और मैं किसके साथ सोई थी, बच्चा तो मेरा है ना। तभी इस कहानी में एक ट्विस्ट दिखाया जाता है कि तभी ना वो लड़की कहती है एक होटल में एक अनजान लड़के के साथ मैं इंटीमेट हो गई थी, पर मैं उनको पहचानती नहीं थी, लेकिन मैं खुद नहीं जानती कि वो कौन था। मैंने तो इमरजेंसी कंडीशन का पिल्स भी खाई हुई थी, फिर भी पता नहीं मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई। तभी ना वो लड़की एक बच्चा या वो खुद किसी तरह उसी सिया के सामने आ जाती है। बच्चा अचानक सिया को देख कर ना, मतलब हम लोगों का हीरो को देख के ना पापा पापा प्लीज़ बचा लो ऐसे करके चिल्ला रहे होते हैं वो बेबी अपने मम्मी के पेट के अंदर से। तब भी हम लोगों का हीरो सिया और उसकी माँ दंग रह जाते हैं। आसपास के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा इस करोड़पति सीईओ का पापा क्यों बुला रहे हैं। मतलब घर वाले लोग को सुनाई दे रहे हैं, बाहर वाले को नहीं। तब भी ना हम लोगों का हीरो सिया को याद आता है कि 2 महीने पहले वो भी उसी होटल में था जहां उसकी बीमारी के बावजूद एक रात एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे उस लड़की को कोई एलर्जी नहीं हुई थी। यानी यही लड़की और उसका बच्चा की इस सीईओ के वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब वो बेबी हम लोगों का क्यूट बॉय सीईओ सिया का ही है। तभी ना माँ की आंखों में चमक आ जाते हैं जिस पोते के लिए वो तरस
तड़प रही होती है, एकदम तड़प रही होती है, वो उसके सामने है लेकिन कहानी में अभी भी पैच है। लड़की को नहीं पता है कि ये वो अमीर सीईओ है, अमीर सीईओ के बच्चा है और सीईओ को अब साबित करना है कि ये बच्चा उसी का है, जबकि दुनिया इस बच्चे को मारने पर तुली हुई होती है। तब बिना सीन दिखाए जाते हैं वो छोटा बच्चा, मतलब वो आवाज़ अपना सच्चाई का बात बताते हुए कहता है वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये होती है, वो कहते हैं ये चमत्कार है कि मैं इस दुनिया में आ सका। मैं लुओ और सिया परिवार के 10 सालों के पुण्य का फल हूँ। मैं एक टूटा हुआ तारा हूँ जो वंश स्टार हूँ और लकी चार्म हूँ। वो अपने पिता को कहते हैं, मतलब हम लोगों का हीरो सिया, और वो अपना दादी से कहते हैं, मतलब उस आंटी को कहते हैं कि जब तक वो उनके साथ है उनकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन वो अभी बहुत कमज़ोर है, इसीलिए उनके अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए सिर्फ अपनी दादी और पापा को चुना है, जिन्हें वो सबसे ज़्यादा चाहता है। वो कहता है अगर आप मेरी आवाज़ नहीं सुनते तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाता पापा और दादी। सीन बदलते हैं। एक अमीर घमंडी आदमी, मतलब हम लोगों की हीरोइन की अंकल जो होते हैं, हम लोगों की हीरोइन पर चिल्ला रहे होते हैं। वो विलेन गुस्से में कहता है सिर्फ इसीलिए कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम दूसरे मर्दों के साथ सो गई, तुमने मुझे बहुत निराश किया, इसका तुमको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। मतलब वो विलेन अंकल वो कहते हैं हम लोगों के हीरोइन को, पर हम लोगों का हीरोइन लड़की मतलब बेकसूर होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन दुनिया और वो विलेन उस पर एकदम कीचड़ उछाल रहे होते हैं, गंदा गंदा बातें बोल रहे होते हैं, जबकि असली कहानी तो कुछ और ही होती है। तब भी सीन फ्लैशबैक पर दिखाए जाते हैं। लड़की अपनी दर्दनाक कहानी बयां करती है। लड़की बताती है माता पिता की मौत के बाद जब मैं सिर्फ 9 साल की थी तब अंकल फू तिंगसाओ ने मुझे गोद लिया था और वो मेरे अंकल हैं, लेकिन हमारे कोई खून का रिश्ता नहीं है, बस ऐसे जान पहचान के है। इतना सालों में उस अंकल ने लड़की को दुनिया की हर खुशी दी थी। उसका खाना मनपसंद का वो क्या करता है सब कुछ वो करती थी उस अंकल के लिए। उसे पाल पोस कर इस दुनिया, मतलब वो अंकल भी उसे पाल पोस कर इस दुनिया की सबसे अमीर और सबसे खुश नसीब के जैसे राजकुमारी लिटिल प्रिंसेस बना कर वो रखना भी चाह रहा था। लड़की भी उनको एकदम भगवान की तरह मानती थी, भगवान की तरह भी पूछती थी। फ्लैशबैक की वही रात एक बड़ी सोशल पार्टी पर सीन दिखाए जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद हम लोगों की हीरोइन को और उस अंकल को एकदम कोई ड्रग्स दे देते हैं। कमरे का एकदम अचानक वो लोग कमरे में आकर एकदम बहुत हॉट फील करने लगते हैं। मतलब हम लोगों की हीरोइन को यहाँ पर कोई बदनाम करना चाह रहे थे उस अंकल के साथ। लड़की वो अजीब एकदम गंदा एकदम फीलिंग्स महसूस कर रही होती है और वो कहती है अंकल मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, आप यहाँ पर लेटे रहो, पर यहाँ इतनी गर्मी क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है। और ये बोलकर वो बेचारी बाहर पानी लेने के लिए चली जाती है। लड़की को एहसास होते हैं कि किसी दुश्मन ने उन दोनों को फंसाने के लिए उसे और उसके अंकल को दोनों को कोई नशीली दवा ड्रग दे दी गई है। कोई उनका मतलब कैरेक्टर ख़राब करना चाहते हैं। कमरे में अजीब सा एकदम नशा छाने लगते हैं। कमरे का माहौल बेहद एकदम बहुत गंदा होते हैं। अकेले नशे में होश हो रहे होते हैं। लड़की खुद को काबू में रखने के लिए एकदम तड़प रही होती है। लड़की मन में सोचती है कोई मुझे और अंकल को बर्बाद करना चाहते हैं, इसकी इज्जत बचाने के लिए मुझे होश में तो रहना ही होगा। अंकल का मतलब इज्जत बचाने के लिए नशे से एकदम असर बेचैन और खुद को जगाए रखने के लिए लड़की अपने ही जीभ को जोर से काट लेती है और मुंह से खून बहने लगते हैं। पर उस दर्द के बहाने और वो होश में आती है और तुरंत उस कमरे से बाहर भाग जाती है। कमरे से भागने के बाद ही वो एकदम गंदा हालत में होती है। उसे होटल के दूसरे कमरे तक वो पहुंच जाती है, क्योंकि उसे तो ड्रग दी गई थी। वो कहाँ जा रही है क्या कर रही है उसको खुद भी नहीं पता। और जहाँ पर हम लोगों की हीरोइन जाती है वहाँ पर ही हम लोगों का हीरो सिया भी होते हैं। यानी उस रात वो अंकल के साथ कुछ नहीं हुआ था, बल्कि एकदम हम लोगों के सीईओ के साथ सब कुछ हो गए होते हैं वहाँ पर सब कुछ। पर अंकल के साथ हम लोगों का हीरोइन को बदनाम करने जा रहे थे।
पर यहाँ पर कुछ और ही हो चुके होते हैं। पर गाइस यहाँ पर तो सबसे एकदम यहाँ पर मजाक वाली बात तो ये हो गई थी, हम लोगों की जो हीरोइन होती है ना, वो सिया को कोई मेल मॉडल समझ बैठे होते हैं। उस रात को वो एकदम लड़खड़ाते आवाज़ में कहती है, क्या तुम कोई मेल मॉडल हो? तुम मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हो क्या? मेरे साथ रात बिताओ, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी। तब भी सिया ना, हम लोगों का हीरो ना हैरान होकर उसे देखते हैं और अपनी पहचान जताते हुए कहते हैं, क्या तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? अगर तुम इमरजेंसी रूम अस्पताल नहीं जाना चाहती हो तो तुम मेरा सलाह मानो, तो तुम मेरे से दूर ही रहो। उसे डर था कि उस अजीब एलर्जी के वजह से वो लड़की को उस नुकसान ना पहुंचा दे, हर्ट ना कर दे। वर्तमान में खड़े होकर जब भी हम लोगों का हीरोइन खड़े होकर सिया को अचानक एकदम टच कर लेता है ना, तो हम लोगों का हीरो ना सिया एकदम चौंक जाते हैं। तब भी ना वर्तमान में वो खड़े होकर सिया अचानक चौंक जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, इस समय में मैं उस रात के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। उसे अचानक एहसास होता है कि सामने खड़ी लड़की उसी रात वाली लड़की है। वर्तमान का सीन, बाजार में मची अफरा तफरी। लड़की अपनी कार की तरफ भाग रही थी क्योंकि उसका अंकल उसे लेके जा रहे होते हैं हॉस्पिटल पर वो बच्चे को मारने के लिए। तभी उस वो लकी जम, वो बेबी का बच्चे की जादुई आवाज़ फिर से घुसती है जो सिर्फ दादी और पापा को सुनाई दे रहे हैं। बच्चे रोते हुए कहती है, दादी मुझे बचाओ, पापा मम्मी का दिल जीतने के फेल हो गए हैं, मम्मी अब मुझे नहीं चाहती है, प्लीज़ दादी मुझे बचा लो। हीरो की माँ दादी घबरा कर चिल्लाती है, मेरा पोता तो उस कार में है, जल्दी करो सियान, पीछा करो उसका। आसपास के लोग तमाशा देख रहे होते हैं। कोई कहते हैं शायद मैडम ये कॉस्ट्यूम ढूंढ रही होते हैं, पर माँ चिल्लाती है, अरे हटो सामने से, जल्दी करो और उस कार का पीछा करो। एक आलीशान महंगी गाड़ी तेज़ी से सड़क पर दौड़ रही होती है। हीरो और उसकी माँ अपनी गाड़ी का उसका पीछा कर रहे होते हैं। हीरो तुरंत अपने आदमियों को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं, जल्दी पता करो वो गाड़ी किसकी है। तभी उधर से जवाब आते हैं, सर वो तो फोर्टियंस की है। माँ चौंक जाती है, फोर्टियंस की कार? वो एक बिजनेसमैन टाइकून का मतलब क्या फोर्टियंस एक मर्द नहीं है? तो क्या मेरा पोता एक मर्द के पेट पर है? सिया अपनी माँ को टोकते हुए कहते हैं, माँ भले ही मुझे उस जन्मे बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत अजीब है, पर मैं इतना भी भूखा या उतावला नहीं हूँ कि किसी भी गैर संतान को अपना मान लूँ। मुझे इनकी जांच करनी होगी। हम लोगों का हीरो कहने लगता है अपने माँ को। गाड़ी के अंदर ही माँ और बेटे पर ज़बरदस्त एकदम लड़ाई हो जाते हैं। माँ गुस्से में हम लोगों को हीरो को डांटते हुए कहते हैं, तुमने ही तो उस रात उस लड़की के साथ वक्त बिताए थे ना, मैं गई थी बिताने के लिए, फिर सुबह अपने पेट ऊपर करके वहाँ से तुम दबाकर क्यों भाग खड़े हुए थे? अरे नालायक, तुम घर नहीं लेके आ पाए थे मेरी बहू को। और बहुत लात मारते हैं हम लोगों को, हीरो को बहुत मारते हैं वहाँ पर। सिया छुपते हुए सफाई देते हैं, माँ जब अगली सुबह मेरी आँख खुली थी तब वो इंसान पहले से ही वहाँ से गायब हो चुकी थी। मुझे पैसा दे के मुझे भगाओ मत और मुझे मारो भी मत, लात मार के वो भी। सिया बताते हैं कि वो पिछले 2 महीने से उस रात वाली उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। मैं अभी भी इस मामले की जांच कर रहा हूँ। भले ही उस होटल के सारे सर्विलेंस कैमरा, सीसीटीवी कैमरा रातों रात बदल दिए गए थे और सारे सबूत भी मिटा दिए गए थे, यानी कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो इस सच को छुपाना चाहते हैं। तभी फोर्टियंस की कार एक बड़ी हवेली औरत या अमीर औरत की किसी वेल्दी वुमेन क्लब के सामने जाकर रुकते हैं। लड़की कार से उतरती है। सिया और उसकी माँ भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जंग से बच्चे को पाने का नहीं था, बल्कि फोर्टियंस के जो साम्राज्य के टक्कर लेना और उस रात की सीसीटीवी कैमरा गायब कराने वाले असली इंसान को भी पर्दाफाश करने की थी। तो दोस्तों, सीसीटीवी कैमरा किसने बदला है? क्या फोर्टियंस खुद इस साजिश के पीछे है या कोई और बेकसूर है? अब जब अमीर औरतों के इस चाल में हमारी हीरो एंट्री होंगे तो धमाका तो होंगे ही ना। तब भी सीन दिखाए जाते हैं, सड़क पर गाड़ियों की तेज रफ्तार, आगे चलकर एकदम कार के अंदर का सीन दिखाए जाते हैं। आगे चल रही कार का ड्राइवर घबरा कर कहते हैं, सेकंड मास्टर कोई हमारे पीछा कर रहे हैं।
कार में बैठे लोग परेशान हो जाते हैं कि ये कहीं उनके अंकल के, उस लड़की अंकल के, मतलब वो दुश्मन तो नहीं है ना। ड्राइवर उनसे गाड़ी को पीछे छोड़ने की बात भी कहते हैं, बहुत हॉर्न भी देते हैं। दूसरी तरफ पीछा कर रहे हैं सिया, हम लोगों का हीरो, और उसकी माँ की गाड़ी में वो जादुई बच्चा फिर से अपना दादी को गाइड करने लगता है। बच्चा कहता है जोर से, दादी रुको रुको, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, बस आप कार से बाहर निकलो और मेरा निकम्मा जो पापा है उसको ड्राइव करने दो। तभी हम लोगों का हीरो सिया तुरंत ड्राइविंग सीट को संभाल लेते हैं ताकि उस गाड़ी को रोका जा सके। गाड़ी आखिरकार एक अस्पताल के बाहर रुकती है। अंदर डॉक्टर और मुख्य अभिनेत्री मतलब आमने सामने बैठे रहते हैं हम लोगों का हीरोइन। डॉक्टर हाथ में रिपोर्ट लिए बहुत ही गंभीर आवाज़ में कहते हैं, मिस लियो से पूछते हैं, मिस लियो क्या आप वाकई इस प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह पक्का मान चुकी है ना अपने मन से? आपकी शारीरिक बनावट ऐसी है कि आपके लिए अब कंसीव करने पहले से बहुत मुश्किल हो जाएंगे। मतलब हम लोगों की हीरोइन पहले से फिर कभी भी माँ शायद कंसीव करने में, बच्चा होने में उनको तकलीफ़ होंगे। अगर इस बार आपका मतलब ऑपरेशन हो गया तो भविष्य में आपको दोबारा प्रेग्नेंट होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। क्या आप सच में इस बच्चे को एकदम नहीं रखना चाहते हैं? मिस लियो इस बात को सुनकर अंदर से ना पूरी तरह टूट जाती है, पूरी तरह हर्ट हो जाती है। कमरे में अंकल की एंट्री होते हैं फिर से और कहते हैं, बाबू को कर उसे बात बताने लगती है हम लोगों का हीरोइन। मिस लियो रोते हुए अपने अंकल से कहती है, अंकल पूरे लियो परिवार में अब सिर्फ मैं ही अकेली बची हूँ। ये बच्चा ही इस पूरी दुनिया में मेरा एक रिश्तेदार होगा जो मुझे मेरे खून से जुड़ा होगा। इस बात पर सामने वाला शख्स भर जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम वाकई इस नाजायज बच्चे, इस बस्टर को जन्म देना चाहती हो तो क्या तुम्हें अंदाज भी है भविष्य में लोग तुम्हारे पीठ पीछे कैसे कैसे बातें करेंगे? समाज में तुम्हारी कभी भी शादी नहीं होंगे, तुम्हें शुद्ध लड़की नहीं माना जाएंगे। माना कि तुम्हारे अंकल जिंदा, पर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा और तुम्हें पूरा सपोर्ट कौन करेंगे इस लाइफ पर क्या तुम्हें इन गंदी अफवाह और लोगों के ताने से डर नहीं लगते हैं तुम्हें? लड़की अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और पूरी हिम्मत के साथ खड़ी हो जाती है। मिस लियो पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है हम लोगों की हीरोइन, जब तक आप मेरे साथ हैं किसी भी इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे चोट पहुंचा सके। मुझे खुद पर बहुत भरोसा है कि मैं अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। और वैसे भी इस बच्चे के पापा देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी थे, तो मेरा बच्चा बेबी भी बहुत हैंडसम होंगे। हम लोगों के हीरोइन की इस एकदम साहसी वाली फैसले के साथ की कहानी बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर लेके आ जाते हैं, क्योंकि उसे अभी तक यही नहीं पता है कि जिस हैंडसम पापा की वो तारीफ कर रहे हैं वो खुद ही उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए उसी अस्पताल की तरफ आ रहे होते हैं। तभी दोस्तों मिस लियो मतलब हम लोगों का हीरोइन टिंग टिंग अपनी बात पर अड़ जाती है और वो अपना अंकल को कहती है, मैं इस बच्चे को हर हाल में जन्म देना चाहती हूँ अंकल। लड़की का ये फैसला सुनते ही उसके पेट में पल रहा जादुई बच्चा एकदम खुद से उछल पड़ता है। वो बच्चा जिसका नाम सियाओ, उस बेबी का ना मतलब उस बच्चा का ना इस एक नाम भी होता है सियाओ। मन में ही मन वो एकदम चीख उठता है और कहता है, वाह मम्मी मुझे अपने पास रखने के लिए तैयार है। अब मेरी जादुई ताकत और भी बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मम्मी को भी मेरी आवाज़ सुनाई दे। तभी मिस लियो को अचानक अपने पेट पे ना अजब से हलचल महसूस होते हैं। वो हैरान होकर अपना पेट छोड़ती है और सोचती है, अरे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पेट अभी हिला। क्या इतना छोटा बच्चा भी कोख में हलचल कर सकते हैं क्या? वो अपना मन में हम लोगों के हीरोइन सोचती है। जहाँ एक तरफ माँ बेटा ये एक जादुई कनेक्शन बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो घमंडी अंकल अकड़ा हुआ वो डॉक्टर को बेरहमी से आदेश देते हैं, मैं इसका गर्जन हूँ, आप लोग बिना देर किए ऑपरेशन के प्रोसेस तैयार कीजिए जैसे पहले तय था। ये सुनकर पेट पे पल रहा बच्चा चिढ़ जाते हैं और सोचते हैं, हूँ कितना बेरहम ये बुढ़ा है, मेरी लाइफ में मूंग दाल की आइसक्रीम जैसी ठंडी कर दी इसने। शुक्र है मेरी मम्मी की दिल पिघल गई, एकदम ठीक पिज़्ज़ा के जैसे। रुक जाओ,
जब मेरे पापा यहाँ आएंगे ना तो तुम सब एकदम मुझसे ना बहुत पछताओगे। इतने तनाव के बीच मिस लियो को अचानक बहुत तेज भूख लगने लगती है। वहाँ पर नर्स और अस्पताल का स्टाफ मिस लियो को घेर लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं मिस लियो प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और ऑपरेशन रूम पर तरफ चलिए। मिस लियो पीछे हटती है और चिल्लाती है अंकल मैं नहीं जाऊंगी। अंकल उसे झूठा प्यार दिखाते हुए कहते हैं टिंग टिंग तुम तो हमेशा से बहुत संस्कारी और आज्ञाकारी बच्ची रही हो ना मेरी, तो अभी बात क्यों नहीं मान रही हो? तुम अभी मेरी बात मानो, ये तुम्हारे भलाई के लिए ही है। इस पर मिस लियो और सब्र टूट जाते हैं। मतलब हम लोगों का हीरोइन की टिंग टिंग की सब्र टूट जाती है और रोती हुई कहती है जब मैं सिर्फ 9 साल की थी तब मैंने अपने पूरा परिवार खो दिया था। पिछले 10 से भी ज़्यादा साल में एकदम दूसरों की छत के नीचे हूँ, दूसरे के रहमो करमों पर जी रही हूँ। मैं मानती हूँ कि ये बच्चा मेरी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैं इतना तो बेरहम नहीं हूँ, बेरहम माँ तो नहीं हूँ कि अपना ही एक लौता रिश्तेदार और अपना ही एक बेटा, अपना ही बेबी को मैं मार दूं अपने कोख पर। मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ। स्टाफ हम लोगों के हीरोइन को ज़बरदस्ती खींचने लगते हैं, पर हम लोगों की हीरोइन खुद को छोड़ने के लिए तड़पती है। अंकल और डॉक्टर चिल्लाती है जल्दी करो टिंग टिंग अब बहुत देर हो रहे हैं। मिस लियो ने पहले ही सर्जिकल कॉन्सेंट फॉर्म पर साइन कर दी गई है। कानूनी आपको हमारे साथ ऑपरेशन चलना ही होगा। मतलब डॉक्टर लोग ज़बरदस्ती करके लेके जा रहे होते हैं। लड़की चिल्लाती है हम लोगों की हीरोइन मुझे छोड़ो, मेरे बच्चे का फैसला सिर्फ मैं ही करूँगी, वो मेरा है तो मैं ही करूँगी, कोई और नहीं कर सकते हैं। जब वो नीच लोग मिस लियो मतलब हम लोगों को हीरोइन को हाथ पैर उठा और जोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो पेट के अंदर पल रहा वो बच्चा गुस्से से लाल हो जाते हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं इन नीच लोगों की ये हिम्मत, मुझे अपनी मम्मी को बचाना होगा। और तब भी ना वो बच्चा अपनी अनोखी जादुई ताकत लगा के ना इस्तेमाल करके उन सब पर एकदम ना अदृश्य वाला एक हमला कर देते हैं। पूरा कमरे में एक झटका लगता है और अचानक से ना वो हॉस्पिटल के जो ऑपरेशन के जो कमरे होते हैं ना वो दरवाज़ा ना धमाकेदार से खुल भी जाते हैं। ठीक वैसे ही वक्त हमारे हीरो सिया अपने पूरे टीम के साथ ठीक उसी वक्त हमारे हीरो सिया अपने पूरे एकदम गुस्सा के साथ कमरे के अंदर कदम रखते हैं। वो उस ज़बरदस्ती करने वाले अंकल और स्टाफ की तरफ देखते हुए कड़कड़ाती आवाज़ में डराते हुए कहते क्या तुम सब वो सारे नियम भूल गए जो एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट के साथ करते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे की माँ और बच्चे के साथ बदतमीज करने की? हीरो की इस जानलेवा एंट्री को देखकर डॉक्टर और वो अंकल का तो होश ही उड़ जाते हैं कि इस वक्त पर इस बच्चे का पापा कहाँ से आ गया और ये है कौन। और तभी वहाँ पर मौजूद विलेन वो अंकल के मुंह से अचानक अपने आप सच बाहर निकल के आ जाते हैं। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता है अपने मुंह पर और अपने ही पोल खोल देते हैं बड़बड़ा कर। इस लड़की की माँ को तो 6 साल पहले, इस लड़की टिंग टिंग को तो हमने तो 6 साल पहले ही अब्रॉड भेज दिए गए थे। इसने होटल में मेरे साथ इंटीमेट करने का सोची थी और ड्रग दिया था। ये सब इसकी ही गलती है। विलेन खुद हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार जो बातें वो छुपाना चाहता था वो उनके मुंह से अपने आप को निकल गई। असल में ये उस बच्चे की जादुई ताकत थी जो आसपास के लोगों के दिलों में छुपी हुई इच्छाओं और सच को कोई गुनगुना कर बड़बड़ा कर बाहर खींच लाते हैं। विलेन गुस्से में लड़की को एकदम जलील करते हुए हम लोगों के हीरोइन को जलील करते हुए कहते हैं तुम एक बेकार चीज़ हो। लेकिन मुसीबत में घड़ी लड़की हार नहीं मानती है। वो पूरी ताकत से विलेन का मुकाबला करती है जिससे विलेन भी दंग रह जाते हैं ये सब देख के। वो हीरोइन होकर कहती है तुम्हारे अंदर अचानक इतनी ताकत कहाँ से आ गई? क्या प्रेग्नेंट होने से औरत इतनी मजबूत भी हो जाते हैं क्या? वहीं दूसरी तरफ कोख में पल रहा मासूम बच्चा अपने पिता को पुकारते हैं कि पापा पापा प्लीज़ छोड़ना मत, जल्दी आओ और हमें बचाओ जल्दी से।
कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब मिस्टर फू को उसके बदतमीज का करारा जवाब मिलते हैं। जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसकी ऐसी धुलाई होती है कि उसे होश ठिकाने आ जाते हैं। वो दर्द से कहराते हुए चिल्लाते हैं, मेरे दांत अंकल देखो मेरे दांत, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन अब उसकी इस नीच हरकतों के लिए उसे कोई माफ़ी नहीं मिलने वाले होते हैं। इस भारी हंगामा और चीख पुकार के बीच बेड पर पड़ी हम लोगों की हीरोइन टिंग टिंग बेबस होकर रोती है, प्लीज़ मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। मगर सामने वाला अभी भी उसे झांसा देने की कोशिश करते हैं। इस बच्चे का एबॉर्शन के बाद तुम्हारे अंकल तुम्हें एक बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी देंगे। इस भारी मानसिक तनाव के कारण कोख में पल रहा वो जादुई बच्चा अचानक कमज़ोर पड़ने लगता है। बच्चा रोते हुए कहता है, मुझे बहुत अजब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कि मैं अब अपनी मम्मी के शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाने वाला हूँ। ये जादुई आवाज़ सुनते ही बाहर खड़ी दादी, मतलब हम लोगों की वो आंटी, हम लोग हीरोइन की जो सासू माँ होने वाली, तरफ उठती है और चिल्लाती है, मेरे प्यारे पोते तुम कहाँ हो? तुम्हारी दादी तुम्हें ढूंढने आ रही है। हार मत मानना, तुम बहुत एक स्ट्रॉन्ग, मेरा लकी चार्म हो। टिंग टिंग बेबस से रोती हुई कहती है कि उसे दर्द से बहुत डर लगते हैं। अपने होने वाली बहू और बच्चे की ये हालत देखकर हमारे हीरो का तो दिल बैठ ही जाता है वहाँ पर। वो तुरंत डॉक्टर को सख्त हकीकत देता है कि टिंग टिंग को दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा और इलाज दिया जाए ताकि उसे जरा भी दर्द ना हो। कहानी इस बेहद भावुक और स्पेस भारी मोड़ पर रुकती है। दोस्तों, डॉक्टर तुरंत हरकतों में आ जाते हैं और मिस्टर फू, मतलब उस अंकल को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं, मिस्टर फू अब निश्चित रहिए, हमने पहले से ही एनेस्थीसिया का इस्तेमाल कर दिया है। मिस लुओ टिंग टिंग अब आराम से सो जाएगी, वो अब वो जाग नहीं पाएगी। और इसी बीच हम लोगों का हीरो भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर अंकल को आकर पूछने लगते हैं, क्या आपके परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है? वो जो कि कोई भी आपका फैमिली का जो भी कोई हो, लड़का या लड़की। तभी ये सुन के ना एकदम जल भुन जाते हैं वो अंकल। वो सोचता है कि ये बिजनेस टाइकून यहाँ पर सियान क्या कर रहे हैं। और ऑपरेशन थिएटर के बाहर हम लोगों का सियान और लड़की का जो अंकल होता है ना, वो आमने सामने आ जाते हैं। अंकल घबरा कर और गुस्से में पूछते हैं, मिस्टर सियान आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी भांजी की सर्जरी चल रही है अभी, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? तभी हमारे हीरो सियान पूरे एकदम ठाट बाट से कहते हैं, अंकल के सामने खड़े हो जाते हैं और अपना परिचय देते हुए कहते हैं, हे अंकल, चलिए मैं खुद को ही इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैं आपकी भांजी का पति हूँ। इस बात को सुनते ही अंकल के पैरों तले से जमीन खिसक जाते हैं कि एक सीधा सा सादी सी एक लड़की जो जिसका कोई भी नहीं है, वो ये एक अमीर घर के इतना बड़ा बिजनेस टाइकून प्रेसिडेंट मेरे भांजी मतलब टिंग टिंग को कैसे करके पसंद कर लिए। अंकल चिल्लाते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ और टिंग टिंग का ऑपरेशन करने दो। सिहान बेहोश पड़ी हम लोगों की जो हीरोइन रहती है उसके पास जाते हैं और उसे जगाने का बहुत कोशिश करते हैं। सिहान उसे झगड़ाते हुए कहता है, जागो जागो, जल्दी से जागो, आँख खोलो, होश बढ़ाओ, आखिर क्या बात है? ये उसे याद आते हैं कि मिस लो ने होश होने से पहले क्या कहा था। सिहान मुस्कुराते हुए अंकल और बाकी लोगों के सामने उस रात की पोल खोलते हैं। क्या मैंने उस रात तुम्हें कम पैसे दिए थे क्या? मुझे अच्छे से याद है वो रात, तुमने मुझसे कई बार इसके लिए मन्नतें भी किए थे। ऐसा लगता है कि मिस लियो उस रात पर मेरे परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा ही संतुष्ट थी। मतलब ये सब सोचने लगते हैं हम लोगों के सिहान। बात यही ख़त्म नहीं होते हैं दोस्तों। कोख में पल रहा नन्हा जो बच्चा था सियाओ, वो भी इस बात को मज़ेदार गवाही देते हैं। बच्चा मन ही मन कहते हैं, अरे हाँ, उस रात तो मैं भी पसीने पसीने हो गया था। मम्मी ने अपने दिल में पापा को पहले ही 5 रेटिंग दे रखी थी। वो तो अक्सर आज भी अकेले में बैठकर उस रात को याद करती है और मुस्कुराती है। और तब भी ना डॉक्टर स्टाफ हैरान खड़े रहते हैं। मिस लुओ टिंग टिंग अभी भी बेहोश होती है, होश पे नहीं आती है। हालांकि सिहान आ चुका होता है, लेकिन एनेस्थीसिया और भारी मानसिक तनाव की वजह से मतलब हम लोगों की जो टिंग टिंग होती है हीरोइन, बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है।
और टिंग टिंग के कमज़ोर पड़ने का सीधा असर उस जादुई बच्चे पर हो रहे थे। वहाँ पर बच्चे की जादुई ताकत ख़त्म हो रही थी और वो कमज़ोर भी पड़ रहा था। दोस्तों उसके बाद ना सिहान मिस लुओ टिंग टिंग को एबॉर्शन बेड से बचाते हुए सीधा पूछने लगता है, क्या तुम सच में इस बच्चे को एबॉर्ट करना चाह रही हो? मैं तुम्हें क्या अच्छा इंसान नहीं लगता हूँ क्या? और तभी ना हम लोगों का टिंग टिंग कहने लगते हैं सियान को कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। इस मुसीबत में घड़ी मतलब इतना मुसीबत है, तुम मुझे अपने साथ लेके चलो यहाँ से जल्दी से जल्दी। और तभी ना हम लोगों का हीरो भी कहते हैं, हाँ ठीक है चलो मैं तुमको यहाँ से जल्दी निकाल के लेके चलता हूँ। लेकिन सियान थोड़ा पीछे हटते हुए घबरा कर कहते हैं, नहीं मुझे छुओ मत, बस तुम मेरा ड्रेस को छुओ क्लॉथ के ऊपर। तुम इस समय प्रेग्नेंट हो और मेरी इस अजनबी एलर्जी के वजह से मैं कोई और रिस्क नहीं ले सकता। तभी वहाँ मौजूद अंकल बढ़ जाते हैं और सिहान पर चिल्लाते और कहते हैं कि टिंग टिंग की मासूमियत छीनने वाले तुम ही हो, उस दिन उस रात वाले इंसान। इस पर सिहान और तभी हम लोगों का सिहान भी एकदम बहुत खतरनाक वाला आंसर देते हैं, कहते हैं कि हाँ हम लोग दोनों एकदम अपने मर्जी से सब कुछ किए हुए थे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप तो बहुत ओल्ड एज के इंसान हो, आपको पता नहीं है अभी का ज़माने के प्यार मोहब्बत कैसे करके चलते हैं। उसके बाद वही अंकल सिहान के सामने आकर बड़ी धमकी भरे लिहाज में कहते हैं, मिस्टर सिहान मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपनी समझदारी इसी में है कि पीछे हट जाओ। फिर वहीं पर सिहान की माँ यानी मैडम जी वहाँ पर फिर आ जाते हैं और पलट कर अकर के साथ कहते हैं, मैडम जी आपके पास मेरी भांजी को यहाँ से ले जाने की कोई कानूनी वजह ही नहीं है। ये लोग दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और चाहते हैं और अपना रजामंदी से सब कुछ किए हुए हैं। अगर यकीन नहीं है तो खुद टिंग टिंग से पूछ लीजिए, क्या वो इस वक्त आपके साथ जाना चाहते हैं ना हम लोगों के साथ जाना चाहते हैं? और टिंग टिंग भी तब वहाँ पर कह भी देते हैं कि हाँ मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। टिंग टिंग बिना डरे सीधा सामने अपने अंकल पर आंखों में देखती हुई फैसला चुनती है और कह भी देती है, मैं ये एबॉर्शन नहीं करवाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लड़की का ये फैसला सुनते ही सिहान की माँ खुशी से झूम उठती है। वो भावुक होकर टिंग टिंग का हाथ थाम लेती है और कहती है, टिंग टिंग परिवार के खून और वंश को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी इस काइंड हार्टेड को हमारा पूरा जी परिवार हमेशा के लिए याद रखेंगे। अपनी सोने की चिड़िया को हाथ से निकलते हुए देखकर फुट सियांग घबरा जाते हैं वो अंकल और उसे रोकने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल भी करवाने लगते हैं। वो कहते हैं, टिंग टिंग तुम तो हमेशा से असुरक्षित इनसिक्योर महसूस करती थी ना, मैं जहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रहता था वहाँ पर तो तुमने तो अपना तकिया बदल जाने पर रात भर सो नहीं पाती थी ना। क्या तुम सच में इस अनजान मर्द के साथ कैसे तुम जा सकती हो, कैसे तुम उसके साथ रह सकती हो? अंकल का ये ढोंग देखकर टिंग टिंग के सबर एकदम बांध टूट जाते हैं। वो उनके पास्ट के काले कारनामों का पर्दाफाश करते हुए चिल्लाती हुई कहती है, अंकल मेरे 18वें जन्मदिन के ठीक अगले ही दिन आपने मुझे ज़बरदस्ती करके अब्रॉड भेज दिए थे और वहाँ पर मैं कितना तकलीफ़ में थी ये आपको पता भी है। आपने एक पैसा भी नहीं दिए थे, मैं एकदम गरीब के तरह भिखारी के तरह ब्रिज के नीचे रात गुजारी हूँ। मुझे कितना लोग वहाँ पर ताड़े हैं, डर दिखाए हैं, मैं वहाँ पर जेल तक भी हो गई थी मुझे बेकारण पर। आपने मुझे क्या वहाँ पर बचाने के लिए आए थे? मैंने आपको इतना बार कॉल भी की थी, आपने कुछ भी नहीं किए थे और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप मेरे पास नहीं रहोगे तो मैं असुरक्षित फील करूँगी। ये कभी भी नहीं हो सकता है। आप रहो या ना रहो ये दोनों का तो कुछ मीनिंग ही नहीं होता है। टिंग टिंग सिहान का हाथ थाम कर आगे बढ़ती है और अंकल को आखिरी मोड़ पर मुकर देती है। टिंग टिंग बाद में कह भी देती है, अब मुझे आपके दिए हुए किसी मखमली बिस्तर या सॉफ्ट तकिया का ज़रूरत नहीं है। आपके इस नरक से अच्छा है कि मैं किसी पुल के नीचे बिछाकर चैन की नींद से सो जाऊँ, पर आपके चंगुल में दोबारा कभी भी ना जाऊँ। और उसके बाद ये दोस्तों हम लोगों का जो टिंग टिंग होता
होते हैं हीरोइन, वो बहुत ज़ोर से ना चीख के उठती है और कहती है मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहे हैं। कोख में पल रहा वो नन्हा जादुई बच्चा भी तड़प रहे होते हैं क्योंकि उसका पेट में बहुत पेन होते हैं। तभी टिंटिंग मन ही मन डॉक्टर से गुहार लगाती है कि इस बच्चे को बचा लो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में बस वही एक लौता अपना है, इसके अलावा तो उसका कोई भी नहीं है। टिंटिंग को दर्द में देखकर हमारे हीरो सियान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं और वो अपनी माँ की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं मम्मी मेरे लिए ये पूरा अस्पताल अभी के अभी खरीद लो। इसके बाद वो अपनी आवाज़ में पूरे स्टाफ को ऑर्डर देते हैं। जिन डॉक्टर को नर्सों ने टिंटिंग को ज़बरदस्ती एनेस्थीसिया दिया था और एबॉर्शन के लिए सर्जरी करने का कोशिश करवा उन सभी को एकदम उसी वक्त न सबको वहाँ से नौकरी से निकाल देते हैं। सियान का पावर एकदम बहुत होते हैं। वो तुरंत देश की राजधानी बीजिंग से सबसे बेहतरीन गायनोलॉजिक की पूरी टीम को स्पेशल तौर पर बुलाते हैं। गायनोलॉजिक टीम मतलब जिस लोगों का बेबी होता है ना, उन लोगों का टीम मतलब वही वाला डॉक्टर होते हैं। दोस्तों आप सभी के मतलब वहाँ पर तभी ना हम लोगों का हीरो तब कहने लगते हैं आप सभी के सभी इस पूरे अस्पताल का कंट्रोल तुरंत अपने हाथ में ले लीजिए। इसके बाद वो टिंटिंग के जालिम अंकल को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंक देते हैं और कहते हैं मिस्टर फू इसी वक्त इस अस्पताल से बाहर निकल जाओ। मिस्टर फू और उनके गुंडे दम दबाकर अस्पताल से बाहर भागते हुए कहते हैं बाहर निकलते हुए मिस्टर फू के आदमी खौफ में बड़बड़ाते हैं और कहते हैं सी परिवार सच में बहुत खतरनाक और डरावना है, लेकिन मिस्टर फू के दिमाग से अभी भी घमंड नहीं गया है। वो गुस्से में सोचते हैं कि कैसे टिंटिंग मेरे साथ नहीं आना चाहती है, वो लोग बस मुझे नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये लड़की बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, मर्दों वाली, अपने इशारों पर नाचने की तरीका जानती है। मिस्टर फू मन ही मन एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं कि टिंटिंग कोई आम अनाथ लड़की नहीं होती है, बल्कि उसका ताल्लुका एक ऐसी शाही परिवार से था जो कि पूरी तरह मिटाया और तबाह किया जा चुका है। मिस्टर फू को पूरा यकीन है कि इतना प्रतिष्ठा परिवार कभी एक ऐसे मिट चुकी शाही खानदान की अनाथ लड़की से अपना वारिस की शादी नहीं करवाएंगे। मतलब ये सियान का बात है। वो हंसते हुए कहते हैं जब सी परिवार इसे दूर फेंक देंगे इस्तेमाल करके तो ये खुद ब खुद रोती हुई मेरे पास लौट के आएगी। चलो अभी यहाँ से चलते हैं। मतलब अपना मन को वो समझा बुझाकर वहाँ से हट जाते हैं हॉस्पिटल से। वीलैंड के जाने के बाद बीजिंग के डॉक्टर टिंटिंग को चेकअप करके बाहर निकाल के लेके आते हैं। डॉक्टर सियान को आकर बहुत ही चिंताजनक अपडेट देते हैं और कहते हैं मास्टर जी मिस लुओ टिंटिंग और उनके पेट पर पल रहा बच्चा दोनों इस वक्त शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर में है। इसे बचाने के लिए बहुत सावधानी और काफ़ी लंबे आराम की ज़रूरत है। दोस्तों तभी हम लोगों का हीरो जो सियान रहते हैं वो डॉक्टरों को एकदम पूरा सख्त एकदम निर्देश देते हैं और कहते हैं कि मिस लुओ टिंटिंग के इलाज के लिए जी परिवार सारे रिचार्ज लगा देंगे, बस तुम लोग उनका अच्छा से ख्याल रखो, मेरी वाइफ की और बेबी का, बस तुम लोग उनका अच्छे से ख्याल रखो। कुछ ही देर बाद जब मिस लुओ को होश आते हैं तो सियान की माँ बड़े प्यार से उनके पास आती है और कहती है तुम जाग गई बेटा, मैं सियान की माँ हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें पूरा बेड रेस्ट करना होगा, तभी तुम्हारा बॉडी पर एकदम पूरा रिलीफ फील होंगे और तुम्हें सही लगेंगे और तुम्हारा बेबी को भी। मिस लुओ मतलब हम लोगों का टिंटिंग सियान की माँ को देखकर भावुक हो जाती है और कहती है मुझे उन जालिमों से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अपने पेट पे पल रहे इस बच्चे को अकेले ही पालूंगी, मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ। इस सब के लिए आप लोग जिम्मेदार नहीं हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपके परिवार पर कोई भी आर्थिक बोझ पड़े। लड़की के ये खुदकरी देखकर सियान की माँ न तंग रह जाती है, एकदम पूरा वहाँ पर इम्प्रेस हो जाती है। वो सियान कमरे में आते हैं और लड़की के बात सुनकर हैरान रह जाती है। सियान शॉक्ड होकर पूछते भी है तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो क्या? टिंटिंग उसके आंखों में आंखें डाल के कहती है मैं किसी अजनबी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। इस पर सियान थोड़ा हैरान होकर अपना रुतबा जताते हुए पूछते हैं क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? टिंटिंग उस पर उससे नीचे से तक ऊपर तक देखती है और कहते हैं सीधा मुंह पर तुम्हारी शक्ल देखकर तो ज़्यादा से ज़्यादा यही लगता है कि तुम कोई एक मेल मॉडल हो, और अगर तुम इस राजधानी से सबसे ताकतवर और अमीर परिवार के बेटे भी हो
तब भी तुम वो इंसान नहीं हो जिसे मैं पसंद करती हूँ। सिहान को अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की ने ऐसे तरह से रिजेक्शन किए होते हैं, मतलब इतना ख़तरनाक रिजेक्ट मिलते हैं उनको। बेटे को रिजेक्ट होते हुए देखते सिहान की माँ बीच में आ जाती है और टिंग को बड़े प्यार से समझाते हुए कहती है, अरे प्यारी बेटी, क्या तुम अपने फैसले पर एक बार भी फिर विचार नहीं करना चाहोगी? मैं मानती हूँ तुम अभी मेरे बेटे को पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को एक पूरा खुशहाल परिवार मिले, उसका भी एक पापा हो, उसको भी बहुत प्यार करे? टिंग की आंखों में अपने अतीत को याद करके आंसू आ जाती है कि उसको पूरा फुल फैमिली का प्यार नहीं मिले हैं। टिंग रोते हुए कहती है, मेरे माता पिता और दादा दादी मुझे बहुत पहले ही अकेले छोड़कर इस दुनिया से जा चुके होते हैं, मेरी कोई नहीं है। इस पर सिहान की माँ उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं हूँ ना यहाँ पर, मेरा यकीन करो। इस मतलबी दुनिया से सबसे भरोसेमंद चीज़ सिर्फ और सिर्फ खून के रिश्तेदार भी नहीं होते हैं। टिंग कहती है कि भले ही वो इस दुनिया में अकेली है, लेकिन उसका बच्चा उसके साथ सुरक्षित रहेंगे। तभी सिहान की माँ उसके हाथ थामकर कहती है, अब तुम अकेली नहीं हो, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ मैं हूँ। और तब भी दोस्तों, सिहान की माँ का प्यार और भरोसा देखकर टिंग का दिल आखिरकार पिघल ही जाते हैं। वो सिहान की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही माँ एकदम खुशी से एकदम उछल पड़ती है वहाँ पर और कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन टिंग तुरंत सिहान के सामने अपनी शर्त रख देती है। वो कहती है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, शादी के बाद तुम बाहर का ये अजीब काम करना बिल्कुल बंद कर दोगे। शायद वो उसे अभी भी कोई मेल मॉडल स्टार ही समझ रही होती है और वो कहती है, शादी के बाद तुम बाहर का ये गंदा काम एकदम बिल्कुल बंद कर देना। मतलब हम लोगों का जो हीरोइन होती है ना टिंग, वो अभी भी समझ रही होती है कि हम लोगों का जो हीरो सिहान है वो कोई मेल मॉडल है। सिहान अपने होने वाली पत्नी की शर्तें सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्योंकि उसे कोई अंदाज ही नहीं होता है कि वो एक बहुत बड़ी अमीर एक CEO है, उसका बहुत सारा कंपनी है और वो टाउन में सबसे रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। टिंग सिहान को आगे समझाते हुए कहती है, जब मैं बच्चा को जन्म दे दूंगी तब तुम बिना किसी चिंता के घर पर ही रह सकते हो और बच्चों की देखभाल कर सकते हो। मैं खुद तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी और हाँ, तुम चाहो तो घर का थोड़ा बहुत काम भी कर लेना, लेकिन बाहर इस तरफ भटकना और दूसरे के काम करना बंद करो, यह सब बहुत गंदा काम होते हैं। टिंग की इस मासूमियत और गलतफहमी को देखकर सिहान मन ही मन न बहुत मुस्कुराते हैं। उनसे सच में उससे क्या समझ लिया है, इसके वजह से बेटे को ऐसे अजीब शर्तों मिलते देख माँ का हंसते हंसते तो बुरा हाल हो जाता है। माँ तो फुल मज़ा लेते हैं और कहती है, अरे सिहान, आखिरकार तुम्हें कोई पसंद करने वाली मिल ही गई। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि तुम ज़िंदगी भर कुंवारे ही रहोगे। तुम्हारे इस एलर्जी के रोग के वजह से और तुम्हारा जो ये एक नंबर का जो हरकतें हैं इसके वजह से। सिहान थोड़े झपकते हुए अपनी माँ को कहते हैं, माँ, क्या आपको पता भी है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रही है? इस पर माँ कहती है, हाँ तो क्या हुआ, भले ही तुम एक सीधे साधे भेड़ के जैसे ही क्यों ना हो मिस लो, फिर भी मतलब टिंग फिर भी तो तुम्हें कमतर तो नहीं समझ रही है ना, कि तुम किसी से कम तो नहीं हो ना। आखिरकार इस पूरी दुनिया में मिस टिंग ही लुओ से बेहतर और प्यारी लड़की तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे, तुम ये याद रखना। वो छोटी सी बच्ची से डॉक्टर कमरे में आते हैं और टिंग का फाइल चेकअप करते हैं। डॉक्टर गंभीर होकर कहते हैं, टिंग अपने प्रेगनेंसी अभी पूरी तरह अनस्टेबल नहीं है, आपको कम से कम 2 दिन और पूरी तरह आराम करने का ज़रूरत है। ये सुनकर सिहान की माँ टिंग का हाथ थामती है और कहती है, जैसे ही तुम अस्पताल से डिस्चार्ज होगी तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगी। पहाड़ों पर हमारा खुद का बनाया हुआ बहुत बड़ा सा घर है जहाँ बहुत सारे लोग आराम से रह सकते हैं। टिंग भावुक होकर कहती है, आंटी, मुझे अपने पास रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सियान की माँ अपने बैग से कुछ अजीब और अनोखी गैजेट निकालती है और कहती है, टिंग टिंग बेटा, तुम दोनों और ये बच्चा मेरी ज़िंदगी में इतनी अचानक आए कि मैं तुम्हारे इस आंटी ने तुम्हारे स्वागत के लिए कोई तोहफा तो तैयार नहीं किया। लेकिन सुनो, क्या तुम सच में मेरे इस नालायक बेटे को सुधारना और पालना चाहती हो? मेरे पास यहाँ कुछ अनोखा छोटे छोटे गैजेट है जो शायद तुम्हारे बहुत काम आएंगे। इसका इस्तेमाल तुम मेरे बेटे को काबू करने के लिए कर सकती हो। और उसके बाद ही सियान की माँ मतलब वो आंटी अपने बैग से एक अजीब सी चीज़ निकालती है, जिसे देखकर सियान हैरान रह जाते हैं और चिल्लाते हैं, माँ आपके बैग में से ये क्या, और आप इस बच्चे के सामने क्या क्या चीज़ें लेके आ गई है। असल में माँ के हाथ में बर्तन साफ करने वाला स्टील का जो वो वूल बॉल होता है ना, वो लेके आए हुए थे, जिससे वो मजाक में मतलब उसका मुंह में रगड़ सके जब भी वो कुछ गंदा कुछ बके तो उसका बेटा। और उसके बाद आंटी कहती है, तुम इसका इस्तेमाल मेरे बेटे को सीधा रखने के लिए कर सकती हो। ये ज़िंदगी के सारे कचरे को साफ कर देगा और तुम्हारे प्यार के कोने को कोने एकदम चमक देगा। टिंग टिंग इस मज़ेदार गिफ्ट को देखकर सोचती है, अच्छा तो इसका ऐसा इस्तेमाल भी हो सकते हैं क्या? मैं अगली बार ज़रूर ट्राई करूँगी आंटी। हंसते हंसते वो आंटी और टिंग टिंग से कहती है, जब तुम एक अस्पताल में हो ये तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम्हारी इस आंटी को कुछ ज़रूरत काम निपटाने हैं, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा। टिंग टिंग कहती है, ठीक है आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। जैसे ही माँ कमरे के बाहर निकलती है वो खुशी से झूम उठती है और अपने आदमियों से कहती है, अरे सुनो जी, परिवार को आखिरकार अपना वारिस मिल ही गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये किसी लड़की ने मेरे नालायक बेटे को पसंद कर लिया है। मुझे जल्दी घर जाकर तैयारी करनी होगी। पूरी जी परिवार अपनी छोटी बहू का घर में स्वागत करने के लिए पलकों पे बिछाए इंतज़ार कर रही होगी सब लोग। और वहाँ पर हंसते हंसते वो आंटी चली जाती है। कमरे में अब सिर्फ सियान और टिंग टिंग बचे हैं। टिंग टिंग बच्चे के लिए सामान ऑर्डर करने की सोचती है। टिंग टिंग सियान से कहती है, बच्चे के आने के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, मुझे अपने घर का पता दो। जैसे ही सियान उसने अपने घर का पता बताया, टिंग टिंग चौंक जाती है और कहती है, ये इलाका बहुत ही सुनसान और कम आदमी वाला है, यहाँ पर सब अमीर आदमी रहते हैं। उसे तुरंत अपने अंकल की दी हुई एक पुरानी और खौफनाक चेतावनी याद आ जाती है। अंकल ने उसे साफ साफ कहा था, कुछ भी हो जाए कभी भी यून माउंटेन के आसपास मत जाना, वहाँ पर बहुत अमीर फैमिली का घर है और वहाँ पर सब बिजनेस टाइकून लोग रहते हैं और सियान का घर उसी पहाड़ के पास होते हैं। इसी सोच विचार के बीच टिंग टिंग जैसे ही अपना फ़ोन चेक करती है उसका तो होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाती है और कहती है, मेरी बैंक का कार्ड लॉक हो गया है, पक्का ये काम मेरा जालिम अंकल ने ही किया होगा ताकि मैं लाचार हो जाऊँ। वो सियान की तरफ देखती है जैसे वो अभी भी कोई मॉडल या छोटा मोटा स्टार समझ रही हो रही थी और कहती है, तो मेरे कार्ड लॉक होने के बाद भी क्या तुम मेरे शुगर डैडी बनना चाहोगे? सुन लो, मैं बहुत महंगी हूँ, लेकिन तुम्हें फ़िक्र करने का ज़रूरत नहीं है। एब्रॉड में मेरा खुद का एक पर्सनल सर्विसिंग अकाउंट है जिसमें बहुत सारा पैसा है। मैं तुम जैसे खूबसूरत लड़के को बड़े बड़े आराम से पाल सकती हूँ। सियान टिंग टिंग की इस नासमझ और मासूमियत पर मुस्करा रहे होते हैं ये सब बात सुन के कि ये क्या क्या बोल रही है। जैसे ही टिंग टिंग हाथ बढ़ाती है, सियान तुरंत पीछे हटती है और कहती है, मुझे मत छुओ क्योंकि मेरे में एलर्जी है, अगर तुम छुओगी तो तुमको भी एलर्जी हो जाएंगे। तभी टिंग टिंग कह रही है, मैं तो पहले जब तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई थी उस रात में, तब तो मेरा तो कोई एलर्जी रिएक्ट नहीं हुए थे। तब सियान कहता है कि सच में क्या तुम इमरजेंसी रूम हॉस्पिटल तक नहीं गई हो? तब टिंग टिंग कहती है, एकदम नहीं, मैं तो उठ के एक सुबह मैं घर आ गई थी ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले, डर के मारे। तब ना सियान शॉक्ड हो जाते हैं और वो ना एक्साइटमेंट में कहते हैं, क्या मैं तुम्हें अभी खाली में बिना ग्लव्स के छू सकता हूँ? तो टिंग टिंग कहती है, एकदम छू लो। और वो ना ट्राई करते हैं छूने का। एक बार ट्राई करने जाते हैं तो उसको डर लगने लगते हैं। तो टिंग टिंग कहती है कि तुम डरो मत,
तुम मुझे छू सकते हो, टच कर सकते हो, मुझे कुछ भी एलर्जी वेलर्जी तुम्हारे छूने से नहीं होते हैं। तो जब उसका पूरा हाथ ना टच कर लेते हैं सियान टिंग के, तो सियान देखते हैं कि टिंग का कुछ भी एलर्जी रिएक्शन ही नहीं होते हैं। और यही चीज़ देख के सियान तो एकदम बहुत खुश हो जाते हैं, एकदम बच्चा की तरह रिएक्ट करने लगते हैं। वो एकदम टिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके मुंह के ऊपर गुदगुदी करने लगते हैं, उनको टच करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। तभी टिंग बहुत ज़ोर से कहती है कि अरे तुम अब छोटे नहीं हो, छोटे बच्चे नहीं हो, तुम बड़े एक इंसान हो, मुझे भारी लग रही है, ऊपर में मेरी पेट पर भी प्रेशर लग रही है, तुम उठ जाओ, तुम्हारे अंदर वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो एलर्जी वेलर्जी नहीं लगते हैं, तुम एक साधारण से इंसान, सिंपल टाइप इंसान लगते हो। और उसके बाद सियान ना फिर वहाँ पर बैठ जाते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तो अब आते हैं। जो अंकल होते हैं ना वो इतना बदमाश होते हैं, इतना बदमाश होते हैं, मतलब टिंग और सियान का सब कुछ बात सुन रहे होते हैं अपना हेडफोन लगा के कान पे, बाहर पर कार में बैठे बैठे। और यही सब उन दोनों का प्यार भरी बात सुन के ना वो एकदम गुस्सा में अपना हेडफोन मतलब फेंकने जा रहे थे। तब देख रहे थे कि जब भी फेंकने जाते ही है वो अंकल, तभी सोचते अगर फेंक दिया तो आगे का बात तो कुछ सुन ही नहीं पाएंगे उन दोनों के बीच। तो फिर ना वो अपना हेडफोन फिर से लगा लेते हैं और वो अंकल कहीं पर नहीं जाते, वो हॉस्पिटल के बाहर ही सारा रात अपने कार पर ही खड़े रहते हैं अपने असिस्टेंट के साथ। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन दिखाए जाते सुबह में, जो टिंग एकदम रोमांटिक होके हम लोगों के सिया के साथ नींद से जागती है। और नींद से जाग लेने के बाद वो जो बेबी होते हैं वो भी ना पेट के अंदर से कहते हैं कि पापा पापा आप जाग गए, मुझे ना बहुत अच्छा फील लग रहे हैं क्योंकि हम लोग तीनों साथ में ही हैं और मम्मी भी आपको लव करने लगी है। और यही सब बात सुनते हैं सियान भी, और तभी हम लोगों का टिंग भी जाग जाती है। और जाग जाने के बाद सियान के मोबाइल पर कॉल आते हैं उसके पापा का और कहते हैं कि कब लेके आ रहे हो बहू को घर में, जल्दी से लेके आ जाओ, बहुत टाइम हो चुके हैं। और घर पर दिखाए जाते हैं सियान की मम्मी पापा, उनके फैमिली मेंबर वाले लोग, सियान के दादा और उनके बुआ लोग, सब लोग खड़े होते हैं मतलब स्वागत करने के लिए, नए बहू को लाने के लिए, इसलिए सब लोग वेट करते हैं। और यहाँ पर सीन दिखाए जाते हैं हम लोगों का सियान और जो टिंग होती है वो न्यू ब्राइड बन जाते हैं और सब लोग उनको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और उसके बाद बहुत सारा ढेर सारा गिफ्ट भी मिलते हैं और बेबी का बात घर पर सबको सुनाई देते हैं कि वो बेबी सबके साथ बात कर सकते हैं, बॉर्न ना हो के ही, मम्मी के पेट के अंदर से ही। और उसके बाद दिखाए जाते हैं जो हम लोगों की हीरोइन टिंग होती है, उसके पेट में बहुत जोरों का पेन भी होने लगते हैं वहाँ पर। और पेन होने के बाद जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तब भी सियान के पापा जो होते हैं ना वो अपना स्टॉक चेक करते हैं और देखते हैं कि उनका स्टॉक, उनका कंपनी का जितना भी रेटिंग, जितना भी स्टॉक का प्राइस होता है, सब कुछ ना एकदम आसमान के पार हो जाते हैं, इतना महंगा हो जाता है, इतना सब कुछ प्रॉफिट में चले जाते हैं मार्केट। और तभी ना वो बेबी भी आ जाते हैं और बेबी आ जाने के बाद फिर वो अपने पापा को और अपने दादा को दादी को कहने भी लगते हैं कि मुझे ना बहुत तकलीफ हुई आने में, मैं अभी बहुत वीक फील कर रहा हूँ, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करूँ। और वो अपना दादी को बहुत सारा प्यार करने लगते हैं वो बेबी। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एकदम मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ।